Recently, we have witnessed the वर्ल्ड्स वर्स्ट एविएशन डिजास्टर इन अ डेकेड। ये कहा गया है AAIB के द्वारा, जो कि हमारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। उनके अकॉर्डिंग जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये जो पूरा क्रैश हुआ है, ये जो पूरा इतना भयावह इंसिडेंट हुआ है, ये डेकेड में वर्स्ट एविएशन डिजास्टर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का जो डिजास्टर है वो विद इन अ डेकेड नहीं देखा गया है, जिसमें 241 पीपल ऑन बोर्ड एंड 30 पीपल ऑन ग्राउंड वर किल्ड। इस केस में, इस पूरे इंसिडेंट में हमने काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे। लास्ट 1 वीक से हम पूरे अपने न्यूज़ चैनल में इन पूरे इंसिडेंट्स को देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, उनके रिलेटिव सफ़र कर रहे हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को लेने में यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में जो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो टाटा ग्रुप है, जिनकी एयरलाइंस हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अपफ्रंट आके 1 करोड़ रुपीस का कंपनसेशन विक्टिम की फैमिलीज को देने का यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है। तो आज हम इसी डिक्लेरेशन पर चर्चा करेंगे, इसी डिक्लेरेशन पर बात करेंगे कि आखिर ये जो अपफ्रंट आके इन्होंने 1 करोड़ रुपीस का कंपनसेशन अनाउंस किया है, इसके पीछे आखिर लीगल फ्रेमवर्क क्या है, क्या आखिर इंटरनेशनल लॉ है, क्या बात करता है, क्या कन्वेंशन है जो इस पूरी लाइबिलिटी को फिक्स करती है कि इस तरीके के एविएशन डिजास्टर में, इस तरीके के इंसिडेंट्स में आखिर कौन लाइबल होता है और किस हद तक, किस एक्सटेंट तक लाइबल होता है। तो वो चीज़ें आज हम कवर करेंगे बेटा इस सेशन में। तो बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में। मैं मुस्कान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इस इंसिडेंट के बारे में। इस इंसिडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बेसिक फैक्ट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेटा 12 जून को जब ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, तो विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर, जस्ट आफ्टर अ मे डे कॉल, यहाँ पे ये जो एयरलाइन है ये क्रैश हो जाती है और हमें एक बहुत ही भयावह इंसिडेंट देखने मिलता है, जिसकी इमेजेस यहाँ पे पूरे इंटरनेट में सरफेस हमने देखी है ना। इस तरीके से सरफेस हो रही थी यहाँ पे ये पूरी इमेजेस, जिससे क्लियरली देखा जा सकता है कि किस तरीके का डैमेज यहाँ पे हुआ है। ह्यूमन लाइफ्स का हर तरीके का यहाँ पे डैमेज हमें देखा गया, एक बहुत ही बड़े लेवल पर। तो यहाँ पर अब बात हमें ये करनी है कि आखिर क्या यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या यहाँ पे एयरलाइन रिस्पॉन्सिबल होगी या फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल होगा, कि जो बोइंग कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरर है इसकी, वो क्या लायबल होगी, या फिर जो इंजन बनाती है कंपनी वो लायबल होगी। तो आखिर यहाँ पर लायबिलिटी किसकी फिक्स की जाएगी, तो इसके लिए हमें पढ़ना है बेटा यहाँ पे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, कि आखिर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो है वो कहती क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है, दैट इज अ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। इंटरनेशनल लॉ में ये एक कन्वेंशन है जो इस ऑब्जेक्ट के साथ बनाई गई थी, इस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे एंटर की गई थी कि यहाँ पर जो भी एविएशन से रिलेटेड जो भी डिजास्टर्स होते हैं वहाँ पर एक क्या बनाया जाए, एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बनाया जाए, एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस यहाँ पे ले डाउन की जाए, जहाँ पे हम ये फिक्स कर सके कि आखिर किस पर्सन की लायबिलिटी होगी और कितना कंपनसेशन अमाउंट हमें दिया जाएगा, मतलब कितना कंपनसेशन अमाउंट यहाँ पे देने की लायबिलिटी फिक्स की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर जो इंडिया है, दैट इज ऑल्सो अ सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन। इंडिया भी क्या है, 91st कंट्री है जिसने रेटिफाई किया था मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को। ठीक है, अब ये जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ लेकर आई गई थी कि जो भी इस तरीके के इंसिडेंट होंगे जहां पे डेथ होगी पैसेंजर्स की, या फिर इंजरी होगी, या फिर उनके बैगेज से रिलेटेड, या फिर एयरलाइंस के डिले से रिलेटेड अगर कोई भी इंजरी होती है तो उन केसेस में किस तरीके का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो इंडिया भी इसकी क्या है, मेंबर स्टेट है। अब अगर इंडिया इसकी मेंबर स्टेट है, इंडिया ने अगर इस कन्वेंशन को साइन करके रखा है, तो यहाँ पे ये ड्यूटी है कि इंडिया भी क्या करेगी, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगी। तो अब हम देखते हैं
कि आखिर इस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से हमने किस तरीके से मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को अपने इंडिया में अडॉप्ट किया है, किस एक्ट से अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो बेटा अगर हम देखें तो इंडिया बिकेम 91st कंट्री टू हैव रेटिफाई मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999। ठीक है, इंडिया जो है वो 91st कंट्री है एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज डिपॉजिटेड विद ICA ऑन 1 May द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कन्वेंशन फॉर यूनिफिकेशन ऑफ सर्टेन रूल्स। मतलब यहाँ पर एक तरीके से ये जो कन्वेंशन है वो यूनिफिकेशन के लिए लाई गई थी। यूनिफिकेशन मतलब कि इस कन्वेंशन के पहले भी काफ़ी सारी कन्वेंशंस थी जो इस मैटर से डील करती थी, लेकिन यहाँ पर इस कन्वेंशन को लाने का ये ऑब्जेक्टिव था कि जो भी फ्रेगमेंटेड रूल्स हैं उनका क्या किया जा सके, उनका यूनिफिकेशन किया जा सके, उनमें यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। तो इसके पहले थी हमारी वार्सो कन्वेंशन। हाँ, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के पहले हमारी वार्सो कन्वेंशन थी, लेकिन उस कन्वेंशन में कुछ आपके क्या थे, लिमिटेशंस थे। तो उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ही क्या लेकर आई गई थी बेटा, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन लेकर आई गई थी। तो अब मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को जानने से पहले हम पहले एक बार देख लेते हैं कि वार्सो कन्वेंशन क्या थी, और तभी हमें यह पता चलेगा कि आखिर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को लाने का क्या ऑब्जेक्टिव था। तो चलिए हम देखते हैं एक बार, हाँ, यहाँ से कि ये जो हमारी वार्सो कन्वेंशन थी इसका भी यही ऑब्जेक्टिव था कि जो भी एयरलाइन से रिलेटेड जो भी ट्रेजेडीज होती है, जो भी इंसिडेंट होते हैं, उनमें अगर लायबिलिटी आती है, कंपनसेशन दिया जाता है, तो कौन वहाँ पे कितनी लिमिट तक यहाँ पे लायबल किया जाएगा। अब ये जब वार्सो कन्वेंशन थी तो यहाँ पे जो लिमिट थी वो कम थी। अगर हम मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में देखें तो यहाँ पर जो लिमिट है वो ज़्यादा है कंपनसेशन की। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर जो थी वो आपकी फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी थी। फॉल्ट बेस्ड मतलब कि जहां पे अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि आपने वो चीज नहीं की थी तो फिर वहां पे आपको लायबल नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पे अगर हम मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की बात करें बेटा, तो यहां पे 2 टायर लायबिलिटी है। 2 टायर लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि यहां पर अगर 1 लाख तक SDR, 1 लाख SDR तक आपने क्या, अगर आपका कंपनसेशन है 1 लाख SDR तक अगर आपको कंपनसेशन यहाँ पर देना है तो वहाँ पे आपकी क्या है, नो फॉर, मतलब वहाँ पे तो आपको अपफ्रंट देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर अगर कंपनसेशन बनता है, अगर उसके ऊपर आपका कंपनसेशन बनता है तो फिर यहाँ पे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका फॉल्ट नहीं था। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि आपका फॉल्ट नहीं था, आपका मतलब एयरलाइंस का यहाँ पे जो लायबिलिटी है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में वो एयरलाइंस पर फिक्स की गई है। ठीक है, तो अब वहां पर अगर ये जो एयरलाइंस है वो ये प्रूव कर देती है कि वहां पर उनका नेग्लिजेंस नहीं था, किसी थर्ड पार्टी का नेग्लिजेंस था, तो वहां पर वो अपनी लायबिलिटी से क्या कर सकती हैं, बच सकती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 टायर लायबिलिटी को फिक्स किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो बैगेज एंड कार्गो से रिलेटेड यहाँ पे भी जो लिमिट है उनको एक्सीड किया गया था। कंपनसेशन की लिमिट को यहाँ पे भी एक्सीड किया गया था अगर बैगेज वगैरह में कोई भी डैमेज होता है तो। डॉक्यूमेंटेशन, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो वार्सो कन्वेंशन में जो भी एविडेंसेस वगैरह रहते थे उन केसेस में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कॉपीज को एंटरटेन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम डिजिटली मूव कर रहे हैं तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ने भी इस लिमिटेशन को हटा दिया था, और अब जैसे ई टिकट्स वगैरह हो गए, जो भी डिजिटल कॉपीज हो गई, तो उनको भी एज एन एविडेंस अब आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। तो ये सारी लिमिटेशंस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ने रिमूव की थी। अगर हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ने ज्यूरिसडिक्शन को भी क्या किया था, बढ़ा किया था, मतलब यहाँ पे एक्सपांड किया था ज्यूरिसडिक्शन को। कैसे एक्सपांड किया था कि वार्सो कन्वेंशन में यहाँ पर जो आप सूट फाइल कर सकते थे वो वहीं पे कर सकते हैं जहां पर इस कैरियर का क्या होता था, डोमिसाइल होता था। लेकिन अगर हम मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की बात करें तो अब जहां पे वो जो पैसेंजर्स हैं, जहां पे वो रहते हैं, जहां पे उनका रेसिडेंस है, वो भी वहां पे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन को भी बड़ा किया था। इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर वार्सो कन्वेंशन में इंश्योरेंस जरूरी नहीं था बेटा, लेकिन अगर हम यहाँ पे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की बात करें तो अब यहाँ पे इंश्योरेंस जो है दैट इज मैंडेटरी। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो एयरलाइंस को फॉलो करनी पड़ती है। तो इन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए क्या आई थी हमारे पास, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आई थी 1999 में। और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे मॉन्ट्रियल में इसकी जो है इसको एडॉप्ट किया गया था, इसकी मीटिंग की गई थी, पहली मीटिंग की गई थी, दैट इज
इसीलिए हम इससे क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो हमारे पास क्या चल रहा था, हमारे पास जो एक्ट था दैट इज कैरेज बाय एयर एक्ट, कैरेज बाय एयर एक्ट, ये कैरेज बाय एयर एक्ट, कैरेज बाय एयर एक्ट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली, यस, कैरेज बाय एयर एक्ट। तो कैरेज बाय एयर एक्ट भी हमारे यहाँ क्या था, लागू था। इस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के पहले हम इससे गवर्न होते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो प्रोविजंस है वो किसके कवर करता था, वार्सो कन्वेंशन के, है ना। अब जब भी हम क्या करते हैं, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को रेटिफाई करते हैं, तो उसके पहले हम क्या मतलब, जब हम किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को रेटिफाई करते हैं तो हम उसके अडॉप्शन के लिए क्या बनाते हैं, कुछ लॉ लेकर आते हैं। तो वही हमने भी क्या बनाया था, कुछ लॉ बनाया था, दैट इज कैरेज बाय एयर एक्ट, जहां पर हमने वार्सो कन्वेंशंस के प्रोटोकॉल्स को क्या किया था, इनकॉर्पोरेट किया था। लेकिन अब इसके बाद, ये तो वार्सो कन्वेंशन आउटडेटेड हो चुकी थी, तो उसके बाद क्या आई आपकी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। तो हमने इसी एक्ट में, कैरेज बाय एयर एक्ट में क्या किया था, अमेंडमेंट किया था, और उसके बाद हमने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के जो भी प्रोविजंस थे बेटा, वो क्या कर लिए थे, वो अडॉप्ट कर लिए थे। ठीक है, आई बात आपको समझ में। अब ये जो अगर हम बात करें कि ये जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है, इट अप्लाइज, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन अप्लाइज टू ऑल इंटरनेशनल कैरेज ऑफ पर्सन्स, बैगेज और कार्गो परफॉर्म। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन किस पर अप्लाई होती है, हमारे प्रेजेंट केस पे क्या मॉन्ट्रियल कन्वेंशन अप्लाई करेगी, हाँ करेगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि ये किस पर अप्लाई होती है, इंटरनेशनल कैरेज पर अप्लाई होती है। इंटरनेशनल कैरेज मतलब कि जहां पर अगर कोई एयरलाइन है, वो क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वो जब दो पार्टीज रहेंगी, दो इंटरस्टेट पार्टीज रहेंगी, तो दैट इज नोन एज इंटरनेशनल कैरेज। ठीक है, जब दो कंट्रीज के बीच में वो फ्लाइट क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो दैट इज व्हाट, इंटरनेशनल कैरेज। ठीक है, तो यहां पर हमारे इस प्रेजेंट इंसिडेंट में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल कैरेज मींस एनी कैरेज इन विच द प्लेस ऑफ डिपार्चर एंड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। वही यहां पे बता रहे हैं कि इंटरनेशनल कैरेज मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हैज बीन रेटिफाइड बाय 91 कंट्रीज, क्योंकि इंडिया इसकी क्या थी, 91st कंट्री थी। उसके बाद यहाँ पे इसमें बताया गया कि द करियर है शैल नॉट बी लायबल बियॉन्ड दिस लिमिट इफ इट प्रूव्स दैट। मैंने बताया ना कि यहाँ पे 2 टायर लायबिलिटी है, कि सच डैमेज इज नॉट ड्यू टू नेग्लिजेंस और अदर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द करियर। मतलब कि यहाँ पे अगर वो ये प्रूव कर देते कि यहाँ पे एयरलाइंस की कोई गलती नहीं थी, या फिर ये प्रूव कर देते कि ये जो गलती है वो किसी थर्ड पार्टी की है, तो वहां पे उनको लायबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इफ द करियर प्रूव्स दैट द डैमेज वाज कॉज्ड और कंट्रीब्यूटेड बाय द नेग्लिजेंस और रॉन्गफुल एक्ट एक्सोनरेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ सच नेग्लिजेंस। अगर वो ये प्रूव कर देते हैं कि उनका फॉल्ट नहीं था, तो उस हद तक, उस एक्सटेंट तक वो क्या हो जाएंगे, एक्सोनरेट हो जाएंगे, मतलब उनकी लायबिलिटी वहां पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। This was our Montreal Convention. The carrier is liable for damage occasioned by delay in the carriage of passengers. ठीक है, the limits of liability shall be reviewed if the inflation factor had exceeded 10%. मतलब यहाँ पर जो भी liability है वो क्या है, एक इन्फ्लेशन को भी यहाँ पे क्या किया गया, एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में यहाँ पे इसको अकोमोडेट किया है। कि अब यहाँ पे क्या है कि ये जो टाटा सन्स ने क्या किया है, पूरा एक अपफ्रंट आके यहाँ पे 1 करोड़ का जो कंपनसेशन देने का यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, यहाँ पे डिक्लेरेशन किया है। क्या यहाँ पे और बाकी फैक्टर्स नहीं देखे जाएंगे कि क्या उनकी जो लाइफस्टाइल थी, उन पैसेंजर्स की जो लाइफस्टाइल थी, कोई करोड़्स में कमा रहा होगा या कोई 100 करोड़ कमा रहा होगा, तो क्या उन पैरामीटर्स को नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पे इस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में इस चीज को भी अकोमोडेट किया, इन्फ्लेशन की चीज को भी यहाँ पर अकोमोडेट किया था कि इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए हम कंपनसेशन अवॉर्ड करेंगे। ठीक है, In case of death or injury of passengers, the carrier shall make advance payment without delay. ठीक है, यहाँ पर मतलब जो भी अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे एक एडवांस पेमेंट भी की जाएगी उन पर्सन्स को इंश्योर करने के लिए।
ठीक है, तो फिर इस तरीके से यहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड काफी सारे प्रोविजंस इस कन्वेंशन में यहाँ पे डाले गए थे। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने, इसको हम ये देखते हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है वो अप्लाई होती है हमारे प्रेजेंट केस में। तो द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू द इंटरनेशनल फ्लाइट्स। जैसा हमने देखा कि इंटरनेशनल कैरेज के केस में अप्लाई होती है, मतलब प्रेजेंट केस में ये क्या होगी, अप्लाई होगी। ठीक है, इफ एन एयरलाइन इज फाउंड टू बी नेग्लिजेंट फॉर एन इंसिडेंट द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन होल्ड इट लायबल फॉर डैमेजेस। अब मैंने आपको बताया ना कि ये जो टाटा सन्स है, इन्होंने जिस तरीके से अपफ्रंट आके यहाँ पर कंपनसेशन डिक्लेयर किया है, तो बिकॉज ऑफ दिस मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, कि यहां पर आप ये नहीं सोचोगे कि आपकी लायबिलिटी है या नहीं है, आपको ये जो अमाउंट है वो तो आपको पे करना ही करना है अपफ्रंट आके। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, ये जो आपका यहां पर, अब अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में बेटा यहां पर क्या किया गया है, एक लिमिट को फिक्स किया गया है। मतलब फिक्स क्या, एक लिमिट बताई गई है कि किस तरीके से आपको इतना कंपनसेशन तो यहां पे देना ही है। ठीक है, इतना कंपनसेशन तो आपको देना ही पड़ेगा, दैट इज 1.5 SDR। SDR मतलब होता है बेटा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। मतलब जब 5 टॉप करेंसीज जब आप क्या करते हो, उनकी आप वैल्यूएशन करते हो। जो इंटरनेशनल हमारा मॉनेटरी फंड है, जो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करता है, जिस करेंसी में करता है, तो उसको हम बोलते हैं SDR, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 करोड़ यहाँ पे रखा गया है, बट ऐसा नहीं है कि ये एकदम फिक्स अमाउंट है, इसके बियॉन्ड भी लायबिलिटी फिक्स की जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे एस्पेक्ट बताए हैं, ये टू टायर लायबिलिटी के बारे में बताया है, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और फिर यहाँ पे पैसेंजर्स के केस में बताया कि अगर पैसेंजर्स मतलब एयरलाइन अगर डिले वगैरह होती तो उन केसेस में भी कितना कॉम्पनसेशन बनेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में बेटा यहाँ पर बताई गई हैं। और पूरा एडवांस पेमेंट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसने पूरे ज्यूरिसडिक्शन को यहाँ पे क्या किया था बेटा, एकदम एक्सपांड कर दिया था ज्यूरिसडिक्शन के मैटर्स को भी। तो अब हमें देखना ये है कि जो टाटा ग्रुप है, जिन्होंने यहाँ पे आकर एक बड़ा कंपनसेशन अमाउंट यहाँ पे ऑर्डर किया है, क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो जो इतने लोगों की लाइफ गई है, क्या उसको इस तरीके से मेजर किया जा सकता है? तो नहीं। अभी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी बेटा, उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर वहां पर लायबिलिटी किसकी है, क्या एयरलाइंस की लायबिलिटी है, क्योंकि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन तो एयरलाइंस की लायबिलिटी को फिक्स करती है। लेकिन अगर यहां पर सपोज ये देखा गया कि एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिफेक्ट है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दैट इज बोइंग, वो वहां पे क्या होगी, वो लायबल होगी। अगर ये देखा गया कि इंजन में कुछ फेलियर है या फिर बर्ड स्ट्राइक की वजह से प्लेन में क्रैश हुआ है या इंसिडेंट हुआ है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए उसके बाद क्या होगा, अलग से लिटिगेशन होगा, अलग से केस फाइल किया जाएगा और उसमें फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर जो लायबिलिटी है वो किस तरीके से यहाँ पे फिक्स की जाएगी। और वो क्या है, वो एक अलग चीज है। ये जो यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है ये जो यहाँ पे डिक्लेरेशन किया गया है टाटा के द्वारा, तो ये एक अलग चीज है। ये तो यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। उसके बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि एयरलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उसके बियॉन्ड जाकर भी उनकी लायबिलिटी फिक्स की जाएगी। और ये पूरा एक लिटिगेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। वो हमें जब ही देखने को मिलेगा जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। अभी तो 30 डेज का टाइम है रिपोर्ट सबमिट होने में, ठीक है। उसके बाद 1 ईयर 12 मंथ्स का टाइम है, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली क्या था और किसकी लायबिलिटी यहाँ पे फिक्स की गई है। तो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि एक्चुअली इसके पीछे क्या लीगल फ्रेमवर्क चलता है और आखिर हमारे ऊपर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन क्यों अप्लाई होते हैं। बिकॉज बीइंग अ सिग्नेटरी वी आर बाउंड बाय द प्रोटोकॉल्स ऑफ द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे।